1950s तक इंडिया में अनटचेबिलिटी लीगल थी। आप ही बताइए, आज की डेट में एक्सेप्शनली सही, मैं बोल रही हूँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में, क्या एक इंसान का 4 शादी करना लीगल होना चाहिए? क्या 18 साल से कम उम्र में शादी करना लीगल होना चाहिए? सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में मेल से कंपेयर फीमेल्स को आधे से कम हिस्सा ही मिलेगा, क्या ये लीगल होना चाहिए? और मुस्लिम वुमन बाकी इंडियन वुमन की तरह मेंटेनेंस क्लेम नहीं ही कर सकती, ये क्यों एक्सेप्टेबल होना चाहिए? ये सारे और इसके जैसे और बहुत सारे ना पूछे जाने वाले सवाल हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये चाहे आए या ना आए, पर देश में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उन्हें डिस्कस करना जरूरी है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। इंडिया में सारे के सारे लॉज एक समान अप्लाई होते हैं, मतलब मैंने मर्डर किया हो या आपने मर्डर किया हो, एक जैसी सजा मिलेगी। इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे यूनिफॉर्म लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, बहुत सारे लॉज है। इस यूनिफॉर्मिटी का ना सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पर्सनल लॉज, जो रिलीजन टू रिलीजन वैरी करते हैं। फिलहाल इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी सबके अपने अपने पर्सनल लॉज है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए इस पॉइंट पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसे समझते हैं। तो आर्टिकल 44 मतलब यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता एक ऐसा लॉ है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी सभी के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाने की बात करता है। पर हमारा जैसा देश जहाँ 110 करोड़ हिंदू है, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन, 3 करोड़ सिख है, ऐसे में क्या एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाना इतना आसान होगा? एक्चुअली ना ये स्टेटमेंट एंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी हिंदूज ही मेजोरिटी में थे। तो 1950s में जब नई नई आज़ादी मिली, नया देश बना, नया पार्टीशन हुआ, सब कुछ ना, नई डाइवर्सिटी, इतनी प्रॉब्लम्स में भी 1955 में हिंदू पर्सनल कोड पास किया गया था। मतलब जी हाँ, 1955 में हिंदू पर्सनल लॉज का यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन हो गया था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अभी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलती कि अगर आपको कोई भी लॉ लाना है ना, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ आपको कंसल्टेशन करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। पर 1950s में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो 1950s में क्या हुआ? इलेक्शन लड़े गए। इलेक्शन पहले बोला गया कि अगर हम जीतेंगे, अगर हम पावर में आते हैं तो हिंदू कोड बिल को पास करेंगे। वो इलेक्शन जीत गए और इलेक्शन जीतने को कंसेंट मान लिया गया कि हिंदू कोड बिल को पास करना चाहिए, और ऐसे आया हिंदू कोड बिल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बार बार यूसीसी की बात की है। बीजेपी ने इलेक्शन जीत भी लिया, पर क्या इलेक्शन जीतने को वो यूसीसी इंप्लीमेंट करने की कंसेंट भी मान सकते हैं? चलिए आगे समझते हैं। चलिए इंडिया में पर्सनल लॉज की क्या हिस्ट्री रही है उसे समझते हैं। इसमें हम हिंदू और मुस्लिम एंगल और बीच में आए ब्रिटिश एंगल सबको समझेंगे। तो हिंदू के थे शास्त्र, जिनका इंटरप्रिटेशन ब्राह्मण करते थे और राजा एग्जीक्यूट करवाते थे। चाहे किसी भी टाइप का केस हो, सबके आंसर शास्त्रों में दिए गए थे। सिमिलरली मुस्लिम्स के थे शरिया लॉ, जिनका इंटरप्रिटेशन गांधी करते थे और नवाब लागू करवाते थे। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट्स पर उन्होंने लागू करवाया इंग्लिश कॉमन लॉ, जिसके लिए कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश किए गए। पर जब बात इंडियन सब्जेक्ट्स की डिस्प्यूट सॉल्व करने की आई, तब ये सवाल खड़े हुए कि कौन सा लॉ फॉलो किया जाएगा। ब्राह्मण और काजी दोनों को ही शास्त्र और शरिया लॉ को इंटरप्रेट करने बुलाया जाता। फिर 1862 तक भारत के अलग अलग पार्ट में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो चुके थे और अलग अलग रिलीजियस लॉ भी बनने लगे थे, जैसे हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट एक्सेट्रा। सिमिलरली मुस्लिम्स के भी लॉ कोडिफाई हुए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट एक्सेट्रा। मतलब ये समझिए कि 1946 तक, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी, तब तक ये पूरा प्रोग्रेस हुआ था। अब हम ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 आया कैसे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्लान किया गया और उस पर काफी डिबेट की गई। ड्राफ्ट में यूसीसी था आर्टिकल 35 में। चर्चा के दौरान मोहम्मद इस्माइल ने इस आर्टिकल 35 में एक प्रोवाइजो ऐड करने को कहा, जो कहता है कि किसी भी ग्रुप, सेक्शन या कम्युनिटी के ऊपर अपना पर्सनल लॉ गिव अप करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। कुछ मेंबर्स का कहना था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए और कुछ ने इसे अपोज किया, और फाइनली 5:4 की मेजोरिटी से ये डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर रखा जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तब यूसीसी को आर्टिकल 44 में कवर किया गया।
इसके बाद एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल होगा ये पूछना कि वो कौन कौन से एरियाज है जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि जब ये पता चलेगा तभी तो यूनिफॉर्म लॉज बना पाएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ कि फिलहाल इंडिया के जो पर्सनल लॉज है वो कितने अलग है। इसमें सबसे पहले आता है आईपीसी का सेक्शन 494, जो ये कहता है कि एक लिविंग स्पाउस के होते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो ये एक क्राइम है। इस यूनिफॉर्म लॉ का ना सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो आदमी मुस्लिम है तो वो 4 शादियां कर सकता है। दैट्स एन एक्सेप्शन टू आवर पीनल लॉज। अब इसमें यूनिफॉर्मिटी ऐसे तो नहीं आ सकती ना कि जिसको जितनी शादियां करना है कर लो, नहीं। प्रोग्रेसिव वर्ल्ड इज मोनोगेमस, तो यूनिफॉर्मिटी भी उसी लाइन आएगी। इसके बाद हिंदू लॉ में इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर इनहेरिट करती है, वहीं मुस्लिम वुमेन मेल रिलेटिव से कंपेयर आधे से कम शेयर ही इनहेरिट कर सकती है। इसके बाद मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन की तरह लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ये कि इंडियन लॉ सारे रिलीजन के लिए मैरिज के लिए एक यूनिफॉर्म एज प्रिस्क्राइब करता है, जो है 18 और 21 साल, और इसे भी डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज करने की बात की जा रही है। अगर इसके नीचे शादी की जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज है और इसे प्रोहिबिट किया गया है, बट एक रिलीजन को अलाउड है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डिफरेंट रिलीजन की जो अलग अलग अप्लाई होते हैं। बट एक मिनट, कहीं यूसीसी एक हिंदू मुस्लिम डिबेट तो नहीं? कहीं यूसीसी की बात करके सोसाइटी को रेडिकलाइज तो नहीं किया जा रहा है? अगर मैं एकदम साफ तरीके से, सिंपल तरीके से बोलूँ ना, तो ये पूरा मुद्दा है सोसाइटी से ऐसे लॉज को हटाने का जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो डेरोगेटरी है, जो बिना किसी लॉ या लॉजिक के साफ साफ गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अनटचेबिलिटी को हटाया था। इमेजिन करिए उस वक्त अनटचेबिलिटी जैसे सोशल इविल को हटाते वक्त अगर लेजिस्लेटर्स हर किसी से पूछ रहे होते कि भैया अनटचेबिलिटी को हटा रहे, आपके रिलीजन को ठेस तो नहीं पहुंच रहा, तो कितना अजीब नहीं लगता? इट्स हाई टाइम वी रियलाइज कि वो लेजिस्लेटर्स है, पीपल प्लीजर्स नहीं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सुप्रीम कौन है, और क्या सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉज में इंटरफेयर कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पर्सनल लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखने होंगे। तो अगर हम इंडियन लीगल हिस्ट्री की शुरुआत के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखें तो 1952 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें एक आदमी को बिगमी मतलब 2 बार शादियां करने के लिए पनिश किया जाता है इस लॉ के अंदर। कन्विक्ट का कहना ये था कि ये जो पनिशमेंट, ये जो लॉ है ना, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। कैसे? क्योंकि मुझे फर्स्ट वाइफ से कोई सन नहीं था और मेरे धर्म के हिसाब से अगर मेरे लास्ट राइट्स मेरे बेटे ने नहीं किए तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। और हिंदू रिलीजन तब के टाइम पे ये कहता था कि अगर फर्स्ट वाइफ से सन ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। सारे आर्गुमेंट्स कोर्ट ने खारिज के एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया और उस इंसान को बिगमी के लिए पनिश किया। इस पॉइंट पे हम मुस्लिम लॉ के भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। तो इस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लैंडमार्क केस है शाह बानो केस। इस केस में शाह बानो को 40 साल की शादी और 5 बच्चों के बाद तलाक दिया गया था। तो हमारे इंडियन लॉ में ना एक प्रोविजन है सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो इंडियन वुमेन को मेंटेनेंस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तलाक के बाद शाह बानो ने भी सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम किया, पर उसके पति ने इस मेंटेनेंस के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने, और इसीलिए इसे लैंडमार्क केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि इवन मुस्लिम वुमेन आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 125 और सीआरपीसी। इसके साथ ही आर्टिकल 44 पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा और इसे कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के टाइम पे बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इतने प्रोग्रेसिव जजमेंट को तब की गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दिया, चेंज कर दिया मुस्लिम वुमेन एक्ट पास करके। ये एक्ट कहता है कि मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकती, वो सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर सकती। अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है शायरा बानो का, जिसे ट्रिपल तलाक जजमेंट भी कहते हैं। इस केस में शायरा बानो के पति ने तलाक बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करके उन्हें डाइवोर्स कर दिया था, जिसके अगेंस्ट शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की और मुस्लिम लॉ के 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, निकाह हलाला, पॉलीगैमी और तलाक बिद्दत, ये कहते हुए कि जो 3 प्रैक्टिसेस है ये डेरोगेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। जिसके अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना ये था कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 की मेजोरिटी से तलाक बिद्दत को, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इसके साथ ही ये कहा कि अगर निकाह हलाला और पॉलीगैमी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, निरस्त करना है, तो उसकी सही अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। कट टू 2023 मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL फाइल की गई थी यूसीसी को पास कराने के लिए, तो कोर्ट ने ये कहा कि यूसीसी को इनैक्ट करने के लिए कोर्ट एक गलत फोरम है, इस पर लॉ पार्लियामेंट ही बना सकता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और हमेशा से ही
बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया गया है। इसके साथ ही इंडिया की 22nd लॉ कमीशन ने पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से व्यूज और आइडियाज मंगवाए हैं यूसीसी को लेकर। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो 14 जुलाई तक अपने व्यूज बता सकते हैं। पर इसके पहले वाली 21st लॉ कमीशन ने 2018 में यूसीसी को एग्जामिन किया था और स्टेक होल्डर से उनके व्यूज भी मंगवाए थे। फिर रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यूसीसी को इस स्टेज पे नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल बोला। इस पहली वाली कमीशन ने काफी सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हाईलाइट की, जैसे हिंदू लॉ में जहां मैरिज को होली सेक्रेमेंट माना जाता है, वहीं क्रिश्चियन लॉ में डाइवोर्स अभी भी स्टिग्मेटाइज्ड है। मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और पारसी लॉज में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक काफी इंपॉर्टेंट रिचुअल है। इन सारे एटीट्यूड्स को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रिलीजन को दूसरे में इम्पोज नहीं किया जा सकता। और अगर यूसीसी पे कंसेंसस नहीं आता है तो आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि पर्सनल लॉज में चेंजेस किए जाए ताकि डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए और साथ ही साथ ये इंश्योर कर सके कि पर्सनल लॉज फंडामेंटल राइट से ना कॉन्ट्रडिक्ट करे। ये भी सजेस्ट किया कि यूसीसी लाने की बजाय एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हटाकर हम उन्हें जेंडर जस्ट बना सकते हैं। एक ट्रिक क्वेश्चन पूछूं, क्या यूसीसी को बिना लाए भी ये सारी प्रॉब्लम्स हटाई जा सकती है बिना कोई लॉ पास किए? मेरी तरफ से तो हाँ है। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि स्टेट के पास तो पूरी कायनात की पावर है कि वो किसी भी सोशल इंजस्टिस को हटा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो स्टेट ने सारी पावर्स को यूज करते हुए जो भी प्रॉब्लमैटिक पार्ट उन्हें हटाए थे। तो मुस्लिम लॉ में मॉडिफिकेशन करने के लिए यूसीसी की ऐसी स्पेशल जरूरत क्यों है? बस मेरे हिसाब से ना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर आता है। सिटीजन की जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर हम यूसीसी को लाने का सोचे भी ना तो भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट को ना सारे पर्सनल लॉज को उठा के फिल्टर करना चाहिए आज के डे एंड एज के हिसाब से, और वो सारी प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी है, जो डिस्क्रिमिनेटरी, जो सोशल जस्टिस के खिलाफ है, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा अफर्मेटिव और स्ट्रिक्ट टोन हो गई क्या? होता है कभी कभी मेरे साथ ऐसा। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। मेरे हिसाब से यूसीसी के आने से या सुप्रीम कोर्ट की पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने से डाइवर्सिटी को कोई खतरा नहीं है। इससे डाइवर्सिटी खत्म नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं होगा कि अब से सबको 7 फेरे लेके शादी करनी होगी। यूनिफॉर्मिटी का मैरिज के सेंस में ये मतलब हो सकता है कि अब से सबको मैरिज रजिस्टर करवानी होगी। और ऑलरेडी तो बहुत सारे यूनिफॉर्म लॉज है ना हमारे पास, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी का देश में आने से सबको ये लगा कि डाइवर्सिटी खतरे में होगी? नहीं। क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आने से लोगों को लगा कि डाइवर्सिटी खतरे में होगी? नहीं। तो यूसीसी आने से ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पर्सनल लॉ को चेंज होना होगा। अगर हम हर पर्सनल लॉ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने बैठे ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ही नहीं। प्लस इसके साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि किस मैनर से किसी लॉ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हमने सीए के टाइम पे, फार्म लॉ के टाइम पे और ऑनगोइंग मणिपुर वॉयलेंस के टाइम पे देखा कि जितना ज़रूरी लॉ बनाना है उतना ही ज़रूरी होता है कि लॉ को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे फ्लॉप साइड ये सामने आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का पार्ट है। मतलब नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स की तरह उन्हें कोर्ट पे आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है कितना ट्रू है, इसे समझने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है ये समझना चाहिए। तो देश जब आज़ाद हुआ था ना तो हमारे सामने बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इकोनॉमिक लिमिटेशन, सोशल, कल्चरल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो तब के टाइम पे जो भी सारे इंपॉर्टेंट राइट्स थे उनको हमने फंडामेंटल राइट में गारंटी और प्रोटेक्ट किया। और ये लगा कि जैसे जैसे देश डेवलप होगा, प्रोग्रेस होगा, हम नए राइट्स अडॉप्ट करें। तो वो राइट्स कौन से होंगे, उनको हमने डीपीएससी में लिखा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन का। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लेजिस्लेटर्स और कमीशंस को ये लगता रहा कि देश अभी तक इतना डेवलप, इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। फिर उनको समझ में आया कि जब तक एजुकेशन को कंपलसरी नहीं करेंगे देश भी प्रोग्रेस नहीं करने वाला। और जैसे ये रियलाइज हुआ, एक अमेंडमेंट किया गया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट पे इनकॉर्पोरेट किया गया। तो जैसे जैसे देश प्रोग्रेस होता है ना वैसे वैसे नए राइट्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता है? चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनरली डिस्कस्ड कुछ प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन है इस लॉ को लेकर मास परसेप्शन कि यूसीसी लोगों की रिलीजियस फ्रीडम की अगेंस्ट है। ये एक सेंसिटिव टास्क है। ऐसे में इस लॉ को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो बहुत जरूरी है, और किस मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी के कारण प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं एग्जीक्यूशन में, और बिना स्टेट की हेल्प के इन लॉज को फुल्ली इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। यूसीसी को लेकर इंडियन स्टेट्स काफी डिवाइडेड हैं। ये सारे स्टेट्स वो हैं जो यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ये वो स्टेट्स हैं जो इसे अपोज कर रहे हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो ये जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा,
सारे सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा और एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का स्कोप देगा। तो ये था आज का वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बट इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई ना, बस वहीं पर मत रुकिए, लोगों से बात कीजिए, कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करिए, बट सिविलाइज तरीके से, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ सिविलाइज नेशन। तो लेट्स बिहेव लाइक वन। और ना इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे और अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं इस चैनल पे। इसके साथ ही हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है फिनोलॉजी लीगल के नाम से, जिस पे ऐसे ही टॉपिक्स पर हम पोल्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरेस्टिंग FAQs डिस्कस करते हैं, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।